नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देखते हैं, फिर आगे इसे विस्तार में समझेंगे। तो नीतीश सरकार में विभागों के बंटवारे को हम लोग आगे समझने वाले हैं और फिर चुनाव के बाद आरोप वाली सियासत को भी समझेंगे और इसके बाद एनडीए में परिवारवाद पर सवाल आखिर क्यों नहीं, ये भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। और आखिर तेजस कहां क्रैश हुआ है, इस पर भी हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। तो आइए अब बताते चले आपको, नीतीश कैबिनेट में देखिए विभागों का बंटवारा हो चुका है। गृह विभाग बीजेपी के कोटे में गया है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, जबकि विजेंद्र यादव को वित्त मंत्री बनाया गया है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के करीब 30 घंटे बाद बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग को लेकर है। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग को छोड़ा और 20 साल में पहली बार बीजेपी कोटे के किसी मंत्री को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिली और वो मंत्री हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सीएम नीतीश कुमार ने अब होम डिपार्टमेंट सम्राट चौधरी को सौंप दिया है, जो नीतीश कैबिनेट का सबसे अहम विभाग है, जिसके पास राज्य के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा है। नई सरकार में बीजेपी को 20 विभाग मिले। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग की भी जिम्मेवारी है। नई कैबिनेट में जेडीयू को भी 21 विभाग मिले हैं। जो सबसे अहम जिम्मेवारी है वो विजेंद्र यादव के पास है। हमेशा की तरह ऊर्जा विभाग के मंत्री वो तो हैं ही, इसके साथ ही विजेंद्र यादव को वित्त विभाग का जिम्मा भी मिल गया है, जो अब तक बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास रहा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरबी को 2 विभाग मिले। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए, तो संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए। हमसे संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की कमान मिली, तो आरएलएम से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। कई विभाग पुराने चेहरों के पास ही रखे गए, तो कई नए चेहरे को अहम विभाग मिले। इस बार नीतीश कैबिनेट में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो है बीजेपी और जेडीयू के बीच गृह और वित्त विभाग की अदला बदली। गृह विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी संभालेंगे, तो वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वित्त विभाग पहले बीजेपी के पास रहता था। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन समेत अन्य बचे हुए विभाग संभालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आइए अब नीतीश सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को समझते हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश के पास में कौन कौन से विभाग हैं वो भी समझेंगे, लेकिन पहले किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है वो समझते हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश की नई सरकार में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिली है। देखिए, सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान के अब मायने आपको समझाते हैं। कैबिनेट में गृह विभाग सबसे अहम विभाग होता है। कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा जो है वो गृह विभाग का ही है। सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया है। बीजेपी को पहली बार सबसे अहम मंत्रालय यानी कि गृह विभाग मिला है। अब सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब देखिए, सम्राट के हाथों अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। अब ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि गृह विभाग इतना आखिर अहम होता क्यों है। देखिए, उसको भी समझाते हैं। तो देखिए, गृह विभाग जो है वो कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गृह विभाग सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। गृह विभाग किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। गृह विभाग पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का संचालन करता है। अपराध नियंत्रण, दंगे रोकना और शांति बनाए रखना भी जिम्मेदारी होती है गृह विभाग की। आम नागरिकों के साथ में विशिष्ट लोगों की सुरक्षा संभालने की भी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्री के पास ही। गृह विभाग जो है पुलिस और सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई नीतियों का निर्माण करता है और इतना ही नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय भी करता है।
अब और बाकी बचे हुए मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिला है ये वो भी समझ लेते हैं। तो आपको बताते चलें कि राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाए गए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेवारी भी इनके पास है। हमेशा से बालू माफिया के खिलाफ बोलते रहे हैं, अब मौका है उनको पूरी तरीके से टाइट करने का। देखिए, मंगल पांडे की अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके। मंगल पांडे की बात करें तो उन्हें पिछली बार की तरह इस बार भी स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेवारी मिली है, साथ में विधि विभाग का जिम्मा भी मिला है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात करते हैं, जिनको उद्योग विभाग की जिम्मेवारी मिली है। इस चुनाव में उद्योग एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, तो बिहार में विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज करने के लिए उद्योग लगना बहुत जरूरी है। यानी दिलीप जायसवाल के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार में उद्योगपतियों को आकर्षित करके उन्हें खुद को साबित करना होगा। और इसके अलावे नितिन नवीन की बात करें तो इनके पास एक बार फिर पथ निर्माण के साथ साथ नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेवारी मिली है। अब इसके अलावा देखिए, रामकृपाल यादव की हम लोग बात कर लें तो उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है। कृषि मंत्री बने हैं रामकृपाल यादव। जबकि अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग मिला है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेवारी इनको दी गई है। और अब बात कर ले अगर सुरेंद्र मेहता की, तो सुरेंद्र मेहता के पास में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेवारी है। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं कि किन के पास कौन सी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अरुण शंकर प्रसाद की हमने बात की, जिनको पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेवारी मिली है। नारायण प्रसाद की हम लोग बात करते हैं। सुरेंद्र मेहता की हमने बात कर ली, पशु एवं मत्स्य संसाधन इनको मिला है। मंत्रियों के विभाग की हम लोग बात कर रहे हैं एक एक करके। अब बात करते हैं हम लोग नारायण प्रसाद की। तो देखिए, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। बिहार जैसे राज्य के लिए ये एक बेहद ही अहम विभाग है। देखिए, बीजेपी कोटे के और बाकी मंत्रियों के विभागों की अगर हम लोग बात करें तो रमा निषाद मंत्री बनाई गई हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग की। इसके अलावा लखेंद्र पासवान की बात करें तो इनको बनाया गया मंत्री SC ST कल्याण मंत्री ये बने हैं लखेंद्र पासवान। और अब बात करते हैं हम लोग श्रेयसी सिंह, जो कि मंत्री बनाई गई हैं। खेल विभाग इनको मिला है और खेल में इनको रुचि भी है, काफी एक्सपीरियंस है। ये चाहती भी थी इनको खेल विभाग मिले। खेल विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी इनको मिला है। साथ ही साथ श्रेयसी जो है खुद इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, ऐसे में पहले से उम्मीद थी कि उन्हें खेल मंत्री बनाया जा सकता है। हाल के दिनों में बिहार ने खेल के क्षेत्र में बहुत काम भी किया है। अब श्रेयसी सिंह पर खेल को और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। प्रमोद चंद्रवंशी मंत्री बनाए गए हैं सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु। अब बात कर लेते हैं जेडीयू कोटे के मंत्रियों के विभागों की। एक एक करके बात करते हैं। विजय चौधरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विजय चौधरी के पास में 4 बड़े विभाग हैं: जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, संसदीय कार्य मंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अब बात ऊर्जा विभाग की करें तो ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी तो है ही, इसके साथ ही वित्त विभाग भी विजेंद्र यादव के पास है, जो अब तक बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास रहता आया है। यानी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को गृह विभाग की अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है, वैसे ही विजेंद्र यादव को वित्त विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा वाणिज्य कार्य, योजना एवं विकास, साथ ही शराबबंदी को लागू करने वाला जो मद्य निषेध विभाग है वो भी विजेंद्र यादव के पास है। पिछली बार की तरह एक बार फिर से श्रवण कुमार के पास में ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेवारी उनके साथ ही है। और इसके साथ साथ देखिए, परिवहन विभाग भी उन्हीं के पास है। पिछली सरकार की तरह एक बार फिर से सुनील कुमार की हम लोग बात करें तो उनको फिर से ही शिक्षा विभाग दिया गया है, यानी कि वो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अब देखिए, अशोक चौधरी की बात करते हैं तो अशोक चौधरी को एक बार फिर ग्रामीण कार्य मंत्री बनाया गया है। और जबकि लेशी सिंह, जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए हैं। और अब हम लोग बात करते हैं मदन सहनी की। तो देखिए, मदन सहनी जो है वो बिहार के समाज कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। तो नीतीश सरकार के एक मात्र अल्पसंख्यक चेहरा जमा खान को एक बार फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो हमने एक एक करके बात की कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। अब बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी LJP-RV के कोटे से जो मंत्री बने हैं उनके पास क्या है। तो देखिए, संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। तो संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। और अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम की, यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार की। तो संतोष कुमार सुमन जो है वो लघु जल संसाधन मंत्री बने हैं। जबकि बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश।
उनकी अगर बात करें तो उनको पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है, जो कि काफी अहम विभाग माना जाता है। हालांकि इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मंत्रियों के विभाग की जानकारी तो मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कौन सा विभाग है? तो आपको ये बता दें कि सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, वो सीएम नीतीश कुमार के पास ही है। तो एक एक करके हमने बताया कि आखिर कौन सी मंत्री के पास कौन सा विभाग है, कौन नेता जो है वो कौन से मंत्री बनाए गए हैं, किनके पास कौन सी जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि इस बार विभागों में फेरबदल देखा गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। विधानसभा चुनाव में देखिए सबसे बड़ी पराजय के बाद आरजेडी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बाद अब चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। आरजेडी ने 3 विधानसभा सीट पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए हैं और साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। आरजेडी के आरोपों पर हालांकि सियासत भी सुलग गई है। आरजेडी ने एक बार फिर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द कर दिए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए। आरजेडी ने नबीनगर, अगियाओं और संदेश विधानसभा में विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह के खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। इस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी के धांधली के आरोपों पर सियासत सुलग गई है। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर करारा पलटवार किया है कि इन लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। 3 सीट का बोलने के पहले उनको ये बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ सीट मात्र 30 वोट से हार गई। ये उनको याद नहीं आया। फारबिसगंज मात्र 100 वोट से हम हार गए। ढाका सीट पवन जायसवाल जी 173 वोट से हार गए। चनपटिया 38 वोट से हार गए। निर्वाचन आयोग पहले भी इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन आरजेडी लगातार ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं में हार के गुस्से और गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में आरोप वाली सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने 3 सीटों पर जीत हार के आंकड़े दिखाते हुए गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दरअसल नबीनगर सीट पर 122 वोट से आरजेडी की हार हुई। तो आरजेडी का आरोप है कि 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए, इसके चलते आरजेडी उम्मीदवार हारा है। वहीं अगियाओं सीट जो है, इस पर 95 वोट से सीपीआई एमएल की हार हुई, जहां 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए। अब ऐसे में आरजेडी का आरोप यह है कि पोस्टल वोट रिजेक्ट करके उनको हराया गया है। संदेश सीट पर सबसे कम मार्जिन यानी कि 27 वोट से आरजेडी की हार हुई है। 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। तो आरजेडी का यह आरोप है कि पोस्टल वोट रिजेक्ट करके हराया गया है। यानी कि आरजेडी का यह आरोप है कि तीनों ही सीट पर पोस्टल वोट रिजेक्ट होने से एनडीए को जीत मिल गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो लोग जीत जाते। अब देखिए, 1000 से कम वोट से हार जीत वाली टोटली 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000 से कम वोट से हार जीत का अंतर हुआ है। अब देखिए, 1000 से कम वोट से कौन कौन सी पार्टी कितनी सीट पर जीती है, आइए वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आरजेडी की बात करें तो 3 सीट ऐसी है जहां पर आरजेडी को जीत हुई है। वहीं जेडीयू की बात करें तो 2 ऐसी सीट है जहां पर जेडीयू को जीत मिली है। वहीं एलजेपीआरवी 2 सीटों पर जीती है। कांग्रेस भी 2 सीटों पर जीती है। बीएसपी को भी 1 सीट पर जीत मिल गई है और यही एकमात्र सीट है जहां पर बीएसपी जो है वो जीती गई है। और बीजेपी भी यहां पर जीती है 1 सीटों पर। और देखिए, अब बात करें कुल कितनी सीटें हैं तो 11 सीटें हमने आपको बताया। एनडीए और महागठबंधन कितनी सीटें जो हैं, कितना फासला रहा है, कौन कौन सी सीटें रही हैं, तो आपको बता दें कि महागठबंधन जो है वो 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हुई है। महागठबंधन की भी ऐसी 5 सीट है जहां पर इतने में ही अंतर रहा है और जीत हार देखने को मिला है। और अदर्स के पास 1 वोट का 1 सीट ऐसी थी जहां पर ऐसा हमें देखने को मिला है। यानी कि जो आंकड़े हैं ये आप समझ सकते हैं कि 1000 से कम वोट से
कौन सी पार्टी कितनी सीट पर जीती है। अब आप देखिए, बता दें आपको कि एनडीए 5 पर महागठबंधन जीता। कम वोट से दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवार हारे और जीते हैं। तो अगर हेरफेर संभव था तो रामगढ़ में 30 वोट के अंतर से बीजेपी क्यों हार गई, ये भी सवाल उठता है। और सवाल ये भी कि कम वोट से हार का मतलब हेरफेर नहीं है। वोट देने में हुई किसी गलती की वजह से पोस्टल बैलेट वोट रिजेक्ट होता है। जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, ये पहले नहीं पता लगाया जा सकता है। और ये जो सियासत हो रही है इसको लेकर के अभी चर्चा हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की कलह भी बढ़ती जा रही है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि बिहार के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बागी नेता धरना पर बैठे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पहुंचने पर नेता और ज्यादा उग्र हो गए और नारेबाजी तेज कर दी। 113 वोट से हारने वाले व्यक्ति मैं किस आधार पे मेरे टिकट को वंचित किया गया हमसे। ये तस्वीर पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की है। कुछ भी नहीं है पप्पू यादव जी, ये लोग मिली भगत करके मेरा टिकट को काटा। अनुशासनहीनता के आरोप में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसके खिलाफ बागी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में धरना दिया। और जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव समझाने पहुंचे तो नाराज नेताओं ने पप्पू यादव पर भी जमकर आरोप लगाए। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कृष्णा अल्लाबरू हो, चाहे वो राजेश राम हो, ये तीनों सचिव। मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। नाराज नेताओं ने पप्पू यादव पर भी जमकर आरोप लगाए। बाद में नाराज नेताओं के विरोध पर पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे ऐसे लोगों का जवाब नहीं देते। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आए, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का कलह अब पूरी तरह सार्वजनिक हो चुका है और धरना प्रदर्शन के साथ ही अब बात इस्तीफे तक पहुंच गई है। बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें पद पे बने रहने का कोई औचित्य है जब हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी के अंदर हम महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने नाराज नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि किसी तरह का विरोध पार्टी फोरम पर होना चाहिए, सार्वजनिक मंच पर नहीं। बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही कांग्रेस की बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। पार्टी महज 6 सीट पर सिमट गई है। इसके बाद से नेताओं के बीच वार पलटवार का आरोप जारी है। टिकट बंटवारे से लेकर टिकट बेचने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस की कलह को आइए समझते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली। चुनाव रिजल्ट के बाद कांग्रेस में अब कलह देखा जा रहा है। पार्टी के जो नेता हैं वो टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है। बुरी हार देखने को मिली है और इस पर बीजेपी ने तंज भी कसा था और न केवल बीजेपी ने बल्कि पूरे देश में ही कांग्रेस की हार का जिक्र भी हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रदर्शनी में करतब दिखाने के दौरान ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुब्बार देखने को मिला। दुबई एयर शो के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक क्रैश हो गया। ये घटना स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर के 2:10 पर हुई, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था, तभी अचानक उसने नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता दिखा और सीधा जमीन की ओर बढ़ गया। उसके टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठ गया। सबसे बुरी खबर है कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई।
दुबई एयर शो दुनिया के प्रमुख एविएशन आयोजनों में से एक है, जहां दुनिया भर की एयरलाइंस और सैन्य उत्पादक अपनी तकनीक दिखाते हैं। इस हादसे से एयर शो की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। आयोजन स्थल पर आपातकालीन दल तुरंत सक्रिय हुआ और विमानन अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस विमान किसी एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है। तेजस भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जिसका विकास 1983 में शुरू हुआ और 42 साल की लंबी यात्रा के बाद ये ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुबई से पहले सिर्फ एक बार 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि इस हादसे में पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।